फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज। आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे और समझेंगे जितने भी एक्सरसाइज के जो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको समझेंगे ताकि हम जब एक्सरसाइज करें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम उसको समझने में ना आए। तो सबसे पहले जो बेसिक ज्योमेट्री में है वो है पॉइंट। आप सबको पता ही है पॉइंट्स क्या होता है। जो डॉट होता है वो पॉइंट होता है, जो हम पेंसिल की टिप से लगा सकते हैं, कंपास से लगा सकते हैं, निडल से लगा सकते हैं। तो एक छोटा सा डॉट होता है। बाय अ शार्प टिप ऑफ पेंसिल मार्क अ डॉट ऑन द पेपर। ठीक है, शार्पर द टिप थिनर विल बी डॉट। एक डॉट बन जाता है। ज्यादातर क्या होता है, ये इनविजिबल होता है, टाइनी डॉट होता है, छोटा सा डॉट होता है। तो डॉट इस तरीके से होता है। जब भी हम इसको ज्योमेट्री में यूज करते हैं तो आप इसको एक नेम देते हैं। कैपिटल लेटर में आप इसको नेम ए दे सकते हैं, बी नेम दे सकते हैं, सी या डी, कुछ भी एक डॉट लगा के आप इसको नेम दे सकते हैं। किस तरीके से हमारे ज्योमेट्री में यूज होगा वो आप जब हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे तो आपको पता ही है कि पॉइंट और डॉट क्या होता है। देखो यहाँ पे दे रखा है, कंपास की जो टिप होती है उससे भी हमारा पॉइंट बनता है। जो पेंसिल की जो शार्पर टिप होती है, एंड होता है यहाँ पे, उससे भी बनता है। ऐसी जो पॉइंट, निडल का जो पॉइंट होता है, एंड पॉइंट, वहां से भी हमारी एक डॉट बनती है। तो पॉइंट तो सिर्फ इतना ही है, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जब हम इसको ज्योमेट्री में यूज करते हैं, जब भी आप जब भी आप रूलर से यानी कि स्केल से आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक मेजरमेंट के साथ लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या होता है, आपका एक लाइन सेगमेंट होता है। अगर मान लो आपको 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला गया, तो आप क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करोगे रूलर से, स्केल से। तो उसके बाद आप इसको ना तो इधर से एक्सटेंड कर सकते हो ना इधर। फिर आपका दोनों साइड पे क्या जाता है, एक पॉइंट आ जाता है कि अब ये लाइन दोनों साइड से आगे बढ़ नहीं सकती, एक्सटेंड नहीं हो सकती। और उस पॉइंट को फिर आप एक नेम दे देते हो, जैसे कि हमने समझा था कि पॉइंट को हम नेम दे देते हैं। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट का मतलब ये है कि एक मेजरमेंट जितना भी आपको बोला गया है उतना ही आपने उसको ड्रॉ करना है। फिर आप उसको दोनों साइड से आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। ये हमारी लाइन सेगमेंट होती है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। एंड एजेस ऑफ बॉक्स। अब बॉक्स की जो एजेस हैं या ट्यूबलाइट है उसकी एक मेजरमेंट है। ठीक है, पोस्ट कार्ड है, उसकी एक मेजरमेंट है। आप उसको ये नहीं कर सकते आप उसको कितना भी आगे एक्सटेंड कर दो। तो जिस मेजरमेंट से ये बने हुए हैं वो ही उसका लाइन सेगमेंट होती है। उसको फिर आप आगे बढ़ा नहीं सकते। उसके बाद हम देखते हैं लाइन। लाइन में और लाइन सेगमेंट में क्या फर्क है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो लाइन सेगमेंट है एक मेजरमेंट से बनता है, लेकिन जो लाइन होती है उसकी कोई मेजरमेंट नहीं। आप उसको रफली कितना भी आगे एक्सटेंड करते जाओ, चाहे आप इधर से एक्सटेंड करो, चाहे आप इसको इधर से एक्सटेंड करो, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। और लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं, 2 एंड पॉइंट। एक पॉइंट ये एंड हो गया और ये एंड, अब ये कहीं भी नहीं बढ़ सकती। पर लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। आप इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हो और आप आगे भी एक्सटेंड, चाहे लाइन इस तरीके से हो चाहे लाइन इस तरीके। आप दोनों साइड एरो लगा दोगे तो इट मीन्स ये लाइन आगे अभी एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रे। रे क्या होती है? रे जो है वो हमारी वन साइड ही एक्सटेंड होती है, इस टाइप से। जहां पे पॉइंट लग गया उसके पीछे वो एक्सटेंड नहीं हो सकती, वो आगे की तरफ एक्सटेंड होगी, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो इस तरीके से एक्सटेंड हो। रे का ये है कि सिर्फ वो वन साइड, एक ही तरफ से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि ये आपको एग्जाम्पल दिख रहा है। अब जो रोशनी है वो एक ही साइड आगे आती है, जो टॉर्च की लाइट है वो एक ही साइड आगे बढ़ती है, वो रे किरणें निकलती है। ऐसी जो सन की रेज है वो वन साइड ही आगे बढ़ती हैं। तो ये जो है लाइन में, लाइन सेगमेंट में और रे में जो है वो डिफरेंस होता है। आगे बढ़ते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती है वो हमारी किसी एक पॉइंट के ऊपर, जैसे कि हमारे यहाँ पॉइंट है और उसके ऊपर 2 लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। चाहे वो इस तरीके से काटे, चाहे वो इस तरीके से काटे। तो ये बहुत सिंपल है। जो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट के ऊपर कट करती हैं तो वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दे रखा है बुक का। बुक है, एक्स है, क्रॉसिंग रोड है। अब देखो ये जो बुक है, जैसे कि हम इस बुक की बात कर ले। अब ये जो बुक है, अब इस तरीके से ये बुक है, ठीक है। अब इस बुक को अगर मैं यहां से ऊपर एक्सटेंड कर दूं और इधर से भी एक्सटेंड कर दूं तो यहां पे जो है इसका ये पॉइंट बन जाएगा इंटरसेक्टिंग। ठीक है, यहाँ पे ये यही बता रहे हैं। जैसे कि बुक होती है, बुक के अगर हम दोनों साइड्स एक्सटेंड कर दे, जैसे इसको यहां से एक्सटेंड कर दे, इसको यहां से,
तो ये क्या जो पॉइंट पे काट रही हैं, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। ऐसी जो एक्स अल्फाबेट होता है हमारा एक्स, तो वो भी क्या करता है, एक लाइन एक पॉइंट पे कट करता है। जो रोड होती है, क्रॉसिंग रोड, जो एक दूसरे को इस तरीके से एक पॉइंट के ऊपर कट करती हैं, तो वो भी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो बिल्कुल साथ साथ में चलती हैं। जैसे कि आप इस रूलर से आप इसको समझे कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करती हूं तो ये आगे इस तरीके से एक्सटेंड होती जाएगी, कहीं पे आगे जाके ये मीट नहीं होती, कहीं मिलती नहीं है। पैरेलल लाइन का यही होता है कि पैरेलल लाइंस जो है अगर वो चल रही हैं, उनका जो गैप होता है बीच का वो सेम होता है और कहीं पे भी आगे जाके मिलती नहीं है, वो ऐसे ही चलती रहती है, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो ऐसे हो, ठीक है, वो ऐसे ही चलती रहेंगी और उनका बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम रहता है, चाहे वो इधर हो चाहे इधर चाहे इधर, कहीं पे भी वो आगे जाके मिलती नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसे है और आगे जाके ये ऐसे हो गई, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं रूलर का। जो ट्रैक होता है, रेलवे का ट्रैक जो होता है, रेल लाइंस होती हैं, वो भी हमारी जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कहीं आगे जाके मिलती नहीं है। ऐसे द क्रॉस बार ऑफ विंडो, जैसे विंडो होती है तो विंडो के अंदर क्या है, देखो ये सारी लाइंस जो है पैरेलल है। अगर आप इसको इधर से भी एक्सटेंड कर दो, इधर से भी एक्सटेंड कर दो, तो ये आप आगे जाके मिलेंगी नहीं और इनका जो बीच का डिस्टेंस है वो सेम है, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, पैरेलल लाइंस, ये सब हमने इसके अंदर समझ लिया, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आया हो। तो यहाँ पे हमारा जो 14.1 तक का जो हमारा इंट्रोडक्शन था वो हमने इसमें समझ लिया। अब 14.2 में क्या दे रखा है? 14.2 में हमें हमारा जो बेसिक्स है उसमें ये है कि इसमें कुछ कर्व्स दे रखे हैं। Have you ever taken a piece of paper and just doodles the picture that are result of the doodling the called curves? ये सब क्या है? हमारे कर्व्स दे रखे हैं। अब हमें इसमें से ये देखना है कि इनमें से कर्व कौन सा नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको ये बता दूं कि कर्व कौन सा नहीं है तो आपको ज्यादा समझने में इजी होगा कि कर्व क्या होता है। देखो, अगर हम इस फिगर की बात करें, थर्ड की, और इस 7th फिगर की बात करें, तो इसमें बीच में एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है कि यहाँ पे ये एक दूसरे को कट कर रही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जब कहीं पे भी कर्व के अंदर इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाता है तो वो हमारा कर्व नहीं होता फिर वो, ठीक है, ये हमारा कर्व नहीं है। तो बाकी सब हमारे क्या कर्व है, क्योंकि यहाँ पे भी इंटरसेक्टिंग नहीं है, यहाँ पे भी कुछ क्रॉस नहीं हो रहा, यहाँ पे भी क्रॉस नहीं हो रहा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एक दूसरे को ये क्रॉस नहीं कर रहे, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो बाकी सब क्या है? हमारे कर्व है। इसको भी हम कर्व ही काउंट करते हैं ज्योमेट्री में, क्योंकि कहीं पे भी ये एक दूसरे को काट नहीं रहा, ठीक है। अब बात करते हैं ओपन कर्व और क्लोज कर्व की, कि ओपन कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या। देखो, जो कर्व खुला होगा कहीं किसी भी साइड से, अगर वो ओपन है तो वो ओपन कर्व है, अगर वो सारी साइड से क्लोज है, बंद है, तो वो क्लोज कर्व है। उसके बाद आगे देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स होते हैं कर्व के अंदर, कुछ इंटीरियर पॉइंट होते हैं, कुछ एक्सटीरियर पॉइंट होते हैं और कुछ उसके ऊपर होते हैं। अगर इंटीरियर है तो कर्व के अंदर है, एक्सटीरियर है तो कर्व के बाहर है, और ऑन द कर्व है तो किस कर्व की किसी भी कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी उसकी बाउंड्री के ऊपर होगा, ऑन द कर्व, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल होते हैं पॉलीगन्स। पॉलीगन्स जो है वो हमारे लाइन सेगमेंट से बनते हैं, ठीक है, लाइन सेगमेंट से बनते हैं। जितने भी लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं और वो क्लोज्ड हैं, बंद हैं, तो वो हमारे पॉलीगन्स हैं। ये भी हमारा पॉलीगन है, ये भी देखो ट्राइंगल शेप में बना हुआ है, ये भी हमारा पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ये भी। लेकिन यहां पर आके क्या है कि यहां पे एक इसमें कर्व आ गया, तो ये हमारा पॉलीगन नहीं है। कर्व नहीं आना चाहिए, लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए। ये भी हमारा पॉलीगन है, चाहे ये इंटरसेक्ट कर रहा है लेकिन ये हमारा पॉलीगन है। सभी पॉलीगन्स हैं 5th को छोड़ के, क्योंकि इसके अंदर एक कर्व आ गया। उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हमने 14.2 तक का भी बेसिक समझ लिया। अब हम देखते हैं आगे 14.3 में क्या बेसिक्स है। अब 14.3 में जो है हमें एंगल्स दे रखे, एंगल्स के बारे में हमें इसके अंदर बात करनी है, तो हम इसको यहां से समझते हैं। सबसे पहले जो हम देखेंगे कि एंगल हम किस तरीके से बनाते हैं। जब भी हम कोई एंगल बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें एक यहाँ पे एक पॉइंट से 2 आर्म्स निकलती हैं, या 2 रेज भी कहते हैं और आर्म भी कहते हैं। एक रे हमारी ऊपर की तरफ, एक रे हमारी इस तरफ, तो इस तरीके से हमारा एक एंगल बन जाता है, ठीक है।
इसको आप नेम दे दो ए पॉइंट लगा के, और इसको पॉइंट लगा के नेम दे दो बी, और जो यहाँ पे पॉइंट है उसको नेम दे दो ओ। तो ये हमारा क्या बन गया, एक एंगल बन गया। इस एंगल का नेम क्या हो गया, एंगल। ये एंगल का सिंबल है ए ओ बी, ए ओ बी, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो एंगल बी ओ ए, बी ओ ए। दोनों में क्या है, ओ सेंटर में आएगा, क्योंकि बी ओ ए लिखो या ए ओ बी लिखो, बी हमारा बीच, ओ हमारा बीच में आएगा। ये दो एंगल बन गए। इस तरीके से हम एंगल बनाते हैं। अब हमको क्या करना है, इस तरीके से मैं आपको एक एंगल और समझाती हूँ। ये देखो, इस तरीके से भी एक एंगल बनता है कि एक एंगल के अंदर आप इसको दो आपके एंगल्स बन जाते हैं। जैसे कि आपने ये इसकी रेज हो गई, या आप इसको आर्म भी बोल सकते हो। इसका ये पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट, यहाँ जहां से इसकी रेज निकल रही है। ये हो गया ए बी, और ये हो गया सी। अब ए ओ बी एक एंगल बन गया, एंगल ए ओ बी, बी ओ सी, यानी कि एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया, एंगल बी ओ सी। और एक एंगल जो है ये पूरा बन गया, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। ठीक है, इस तरीके से भी जो है हमारे एंगल्स आते हैं, और हमने इसको नेम देना होता है, बताना होता है कि कितने एंगल्स बने। जैसे कि यहाँ पे भी इन्होंने इसी तरीके से बता रखा है। यहाँ पे नेम अलग दे रखे हैं, हमने यहाँ पे नेम, जैसे यहाँ पे पीओ क्यू है तो यहाँ पे हमने एओ बी दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको एंगल्स को भी समझना है कि एंगल क्या होते हैं। उसका जो एक पॉइंट होता है जिससे दो रेज निकलती हैं, चाहे आप 3 रेज निकाल सकते हो, उससे और भी रेज निकल सकते हैं। जितनी रेज निकलेंगी उतने ही इसके एंगल्स बनते जाएंगे। ठीक है, इसमें मेन चीज जो है इसमें यही समझाई हुई है। एक्सरसाइज 14.3 में ये हमें एंगल्स के बारे में ही बताया हुआ है। उसके बाद हमें आगे दे रखा है यहाँ पे ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल, इसमें देखो यहाँ पे हमें ये बोला हुआ है अ ट्रायंगल इज अ 3 साइड्स पॉलीगन। जो ट्रायंगल है वो भी एक पॉलीगन होता है, क्योंकि जो पॉलीगन, जैसे मैंने आपको समझाया था कि पॉलीगन जो है वो लाइन सेगमेंट से बनते हैं, तो ट्रायंगल भी लाइन सेगमेंट से ही बनता है। तो ट्रायंगल को हम एक पॉलीगन भी, 3 साइड पॉलीगन भी कहते हैं। इसको कह सकते हो और बिल्कुल कह सकते हो। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बोला है कि लुक एट द ट्राइंगल इन द डायग्राम, वी राइट ट्राइंगल ए बी सी इंस्टेड ऑफ राइटिंग ट्राइंगल एबीसी। इसको हम ट्राइंगल एबीसी लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी लिखेंगे। अब इसमें हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी साइड्स एंड हाउ मेनी एंगल्स आर देयर। इसके अंदर कितनी साइड्स हैं और कितने जो हैं इसके अंदर एंगल्स हैं। ये चीज हमें समझनी है इसके अंदर, तभी हम एक्सरसाइज 4.4 को अच्छे से कर पाएंगे। अब जो ट्राइंगल है उसमें 3 साइड्स होती है। कैसे, ए बी एक साइड हो गई, ए सी दूसरी साइड हो गई, और बी सी तीसरी साइड हो गई। ए बी ऊपर सिंबल किस चीज का है, लाइन का। ए बी, बी सी और सी ए, ये तीनों लाइन्स हो गई, और लाइन से क्या बना हमारा, पॉलीगन बना। द 3 एंगल्स आर, अब इसमें एंगल्स भी देखो 3 बनेंगे। बी ए सी, देखो ये हर एक एंगल बनाओ। एक एंगल हमारा ये है, एक एंगल ये है, और एक एंगल ये, 3 एंगल है। अब आप इसको तीनों के नेम लिख सकते हो। पहले एक बार ए को बीच में रख लो, फिर एक बार बी को बीच में, एक बार सी। कैसे रखेंगे, देखो एंगल पहले हम रख लेते हैं बी को बीच में, एंगल ए बी सी, यानी कि जो एंगल बीच में होगा उसी एंगल की बात होती है, यानी कि अभी एंगल बी की बात हो रही है। उसके बाद एंगल है एंगल बी सी ए, यानी कि अब एंगल सी की बात हो रही है। उसके बाद हम लिखेंगे एंगल सी ए बी। सी ए बी भी लिख सकते हो या बी ए सी भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। तो दोनों में किसकी, ए की बात हो रही है। तो जो भी हमारा बीच में लिखा होता है हम उस एंगल की बात करते हैं। एक बार हमारा ए आ गया, एक बार सी, एक बार बी, यानी कि तीनों एंगल्स आ गए। तो हमने ये बता दिया इसके अंदर ये 3 एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ए बी एंड सी आर कॉल्ड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। और जो ए बी सी है ये वर्टिसेस भी हैं इसके। वर्टिसेस क्या होता है, जब भी हम कोई एंगल बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, जैसे मैंने ये एंगल बनाया था, तो ये जो पॉइंट होता है इसको वर्टिसेस बोलते हैं, वर्टेक्स, जिससे हमारी रेज निकलती है। ठीक है, एक पॉइंट जिससे हमारी चाहे 2 रेज निकलें या 4 रेज निकलें, तो ये जो पॉइंट जिससे हमारा एंगल बन जाता है, फिर हम इसको नेम दे देते हैं ए बी सी डी, इस, और ये हमारा ओ बन जाता है, या कोई भी नेम हम दे सकते हो। तो जितने भी एंगल एक पॉइंट से बनते हैं, एक वर्टेक्स से बनते हैं, तो वो हमारा वर्टेक्स होता है। वर्टिसेस हम इसको बोलते हैं। ज्यादा है तो इसलिए यहाँ पे वर्टिसेस बोल रहे हैं। अगर एक वर्टेक्स, एक की बात हो, तो हम उसको वर्टेक्स बोलते हैं।
ठीक है, ये कितने हैं 1 2 3। तो कह रहे हैं यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ए बी और सी तीनों क्या हैं, वर्टिसेस हैं, क्योंकि यहां से जो है हमारे एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल यहां से बन रहा है, इस पॉइंट से एक एंगल बन रहा है और इस पॉइंट से ये एंगल बन रहा है, तो ये हमारे वर्टिसेस हो गए। ठीक है, उसके बाद देखो, बीइंग अ पॉलीगन अ ट्राइंगल हैज एन एक्सटीरियर एंड इंटीरियर इन द फिगर एंड द P in the interior of the triangle, R in the exterior, Q on the triangle। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कर्व के अंदर पॉइंट्स होते हैं, कुछ पॉइंट जो हैं ट्राइंगल के अंदर हैं, जैसे P पॉइंट ट्राइंगल के अंदर है, R पॉइंट एक्सटीरियर है, ये बाहर है, और Q जो है वो इसके ऊपर है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन द ट्राइंगल। ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद 14.4 का भी बेसिक समझ लिए। 14.5 में अब आगे हमारा जो बेसिक है वो है क्वाड्रिलेटर। अब क्वाड्रिलेटर क्या होता है? क्वाड्रिलेटर भी एक पॉलीगन है। ट्राइंगल 3 साइड पॉलीगन है, ठीक है, और क्वाड्रिलेटर 4 साइड पॉलीगन है। अब 4 साइड पॉलीगन इज अ क्वाड्रिलेटर, जिसकी 4 साइड्स होती है वो पॉलीगन इज अ क्वाड्रिलेटर। इट हैज अ 4 साइड्स, इसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 ही एंगल्स होते हैं। And in the case of triangle, you can visualize in the interior too, जैसे कि अब हम आगे देखेंगे A B C D, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटर है A B C D, जिसके अंदर एक AB लाइन है, जैसे कि यहां दे रखा है AB लाइन, BC लाइन, CD लाइन और DA लाइन, ये सब है। इट हैज अ 4 एंगल्स, इसके 4 एंगल है, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। 4 एंगल्स हैं इसके, क्योंकि एक वर्टेक्स से यहां से एक एंगल बन रहा है, एक एंगल यहां से, एक एंगल यहां से, तो 4 इसके एंगल है। उसके बाद आगे क्या दे रखा है इसमें, इन एनी क्वाड्रिलेटर ABCD, AB, लाइन AB एंड लाइन BC आर एडजेसेंट साइड्स, कैन यू राइट अदर पेयर ऑफ द एडजेसेंट साइड। अब हमें बताना है कि इसमें एडजेसेंट साइड्स कौन सी हैं। देखो यहां से हम समझ लेते हैं, ये क्वाड्रिलेटर यहां पे दे रखा है। एक तो हमें एडजेसेंट साइड बतानी है, एक हमें इसके अंदर ऑपोजिट साइड्स बतानी है। क्या बताना है? एक इसमें एडजेसेंट साइड बतानी है, ऑपोजिट साइड्स बतानी है, ठीक है। नेम द अदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, यहां पे जैसे दे रखा है कि A एंड C आर सेड टू बी ऑपोजिट एंगल। पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो A का जो ऑपोजिट है C है। A क्या है? एक एंगल है यहां पर, और C भी बिल्कुल उसके ऑपोजिट एंगल बना हुआ है। A का ऑपोजिट C है और B का ऑपोजिट D एंगल है, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। A का ऑपोजिट C एंगल है और B का ऑपोजिट D एंगल है। उसके बाद हम बात करते हैं, अब एडजेसेंट साइड्स पूछा था उन्होंने हमसे कि एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती है। देखो एडजेसेंट साइड्स वो होती हैं जो हमारी एक ही पॉइंट से निकलती है। जैसे कि अब एक वर्टेक्स है, एक एंगल है, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, अब इससे हमारी AB भी बन रही है और इससे हमारी A और D भी बन रही है, ठीक है। तो AB के एडजेसेंट क्या हो गई? AD, ठीक है। AB के एडजेसेंट कौन सी साइड हो गई? AD। अब D से हमारी कौन सी बन रही है? D से हमारी C पे भी जा रही है, D से हमारी A पे भी जा रही है। तो हमारी जो AD के एडजेसेंट हो गई DC, या फिर DC के एडजेसेंट AD लिख सकते हो आप। ये चीज मेन आपको समझनी है, जब हमारी एक ही वर्टेक्स से 2 लाइंस निकलती हैं यहां पे, एक इधर और एक इधर, तो वो हमारी एडजेसेंट साइड्स होती हैं। ये चीज समझ आ गई। दूसरा ने हमसे पूछा था ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड मतलब बिल्कुल उसके सामने की। जैसे AB के ऑपोजिट क्या है? DC, और CB के ऑपोजिट क्या है? DA। ये हमारी ऑपोजिट साइड्स हो गई और ये हमारी एडजेसेंट साइड्स हो गई जो एक ही पॉइंट से निकलती हैं। इन दोनों का डिफरेंस आपको समझना है, एडजेसेंट साइड का और ऑपोजिट। ऑपोजिट जो बिल्कुल उसके सामने होगी, एडजेसेंट जो एक ही पॉइंट से निकलेगी, ठीक है। अब आपको ये भी समझ आ गया, एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड और ऑपोजिट एंगल भी मैंने आपको बता दिए। उसके बाद आ जाता है एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स हमारे जो हमारे एक ही लाइन पे, जैसे कि अब ये एक लाइन है यहाँ पे, उसकी एक साइड पे तो एंगल C बना हुआ है और एक साइड पे एंगल D बना हुआ, तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल है। C जो है वो एडजेसेंट है D के और D जो है वो एडजेसेंट है C के। ऐसे यहाँ पे A B के और B C का एडजेसेंट है, क्योंकि ये एक ही लाइन पे बने हुए हैं,
और एक ही लाइन पे ए बना हुआ है और डी बना हुआ है और एक ही लाइन पे बी और सी, ये दोनों एडजेसेंट है। ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। कोऑर्डिनेटर के अंदर क्या क्या याद रखना है? एडजेसेंट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स, एडजेसेंट एंगल और ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये जो 4-5 चीजें हैं ये हमें इसके अंदर याद रखनी है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं? जो एक पॉइंट से निकलती हैं, दो लाइंस, डी से सी और डी से ए, ये दोनों हमारी एडजेसेंट साइड्स हो गई। ठीक है, और एडजेसेंट एंगल कौन से हो गए? जो एक ही लाइन पे होते हैं दोनों, ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हो गए। ऑपोजिट क्या होता है? जो बिल्कुल आमने सामने होता है। ठीक है, ये हमारी ऑपोजिट साइड्स हो गई। और एंगल्स जो हमारे आमने सामने एंगल्स होते हैं वो ऑपोजिट एंगल हो गए। ठीक है, तो ये हमारा 4.5 का भी हमने बेसिक समझ लिया। 4.6 में क्या है? अब 4.6 में जो है पार्ट ऑफ सर्कल्स हैं, सर्कल के बारे में बात हो रही है। सबको पता है कि सर्कल इस तरीके से बनता है। सर्कल के बाद बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको आप कोई भी नेम दे सकते हो। यहाँ पे सेंटर पॉइंट का नेम दे रखा है सी। ठीक है, उसके बाद सी जब हमारे सेंटर पॉइंट से होके एक लाइन निकलती है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया और यहाँ पे मेरा सेंटर पॉइंट, उस सेंटर पॉइंट से जो एक लाइन निकलती इसको हम बोलते हैं डायामीटर। ठीक है, ये हमारा डायामीटर होता है। अब इसमें 2 डायामीटर, एक तो ए, ये यहाँ पे इसका नेम नहीं दे रखा तो हम यही डायामीटर काउंट करेंगे क्योंकि इसमें नेम दे रखा है। पी और एम क्या है? एक डायामीटर दे रखा है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि सेंटर पॉइंट से होके निकल रहा है। उसके बाद सर्कल में जो एक सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट से लेके कहीं पे भी अगर वो हमारा सर्कल पे टच करता है तो उसको हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, इसको हमने नेम दे दिया ओ या सी, ये हमारा ए हो गया। ऐसे ही ए और सी हमारा रेडियस है, पी और सी भी हमारा रेडियस है, बी और सी भी हमारा रेडियस है और सी और एम भी हमारा रेडियस है, क्योंकि ये सारे हमारे सेंटर से टच हो रहे हैं। तो ये सब हमारे रेडियस। तो यहाँ पे हमें ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल दे रखा है, तो ये सब हमारे क्या है? लाइन सेगमेंट। एसी लाइन सेगमेंट है, पीसी लाइन सेगमेंट है, बीसीबी और सीएमबी, ये सब हमारे लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई कि सर्कल में डायमीटर क्या होता है? जो हमारा सेंटर पॉइंट से होके सर्कल के दोनों पॉइंट पे टच कर रहा हो, रेडियस उसका हाफ होता है और ये सब इसमें लाइन सेगमेंट है। अब हम देख लेते हैं कोड क्या होती है। हमारा जो एक सर्कल, अब हम कोड देखेंगे तो सर्कल जिसे हम एक बनाते हैं, ठीक है, उस सर्कल पे 2 पॉइंट पे टच होना चाहिए। कहीं पे भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट यहां पर है, ये दोनों पॉइंट को टच कर रहा है सर्कल पे। 2 पॉइंट पे जो एक लाइन टच करती है तो वो हमारी कोड बन जाती है। ठीक है, ये ए भी हमारी क्या हो गई? कोड हो गई। चाहे वो इस साइड टच कर, मतलब इस साइड मीट करे दो पॉइंट्स पे लाइन, या फिर वो ऐसे भी मीट कर सकती है, इस साइड भी मीट कर सकती है। 2 पॉइंट्स पे मीट करना चाहिए लाइन को, या फिर वो ऐसे भी वो मीट कर सकती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ए और पी, ये देखो दोनों पॉइंट्स पे, सर्कल के 2 पॉइंट पे एक लाइन जो है वो मीट हो रही है, तो ये कोड हो गया। ऐसे पीबी भी एक कोड हो गया। अब जो डायामीटर होता है हमारा, वो भी हमारा एक कोड होता है। अब पी और एम भी हमारा एक कोड है जो सेंटर पॉइंट से होके निकलता है। ये सबसे बड़ी कोड होती है हमारी। ठीक है, तो क्यों कोड होता है? क्योंकि ये भी 2 पॉइंट पे, जैसे ये 2 पॉइंट पे एक लाइन मीट कर रही है, इन 2 पॉइंट पे एक लाइन मीट कर रही है, ऐसे ये भी 2 पॉइंट है सर्कल के ऊपर जिसके ऊपर ये लाइन मीट करती है, बस ये सेंटर से होके निकलती है। तो डायामीटर को भी हम कोड कहते हैं। ठीक है, पी एक कोड दे रखी है, पी और बी भी एक कोड दे रखी है, इसमें 2 कोड दे रखी है। ठीक है, तो ये जो हमारी इस साइड से ऐसे होके निकलती है, साइड से, सेंटर से होके नहीं निकलती, उसको हम कोड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आर्क। ये जो हमारा एक सर्कल है और सर्कल के ऊपर हमारी इस तरीके से ये एक हमें आर्क दे रखी है। इस सर्कल पे आर्क क्या है? पी और क्यू जो है इस सर्कल के ऊपर एक आर्क हमें दे रखी है। आर्क की कहीं पे भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी, कहीं पे भी जो हमारी एक आर्क हो सकती है। उसके बाद हम समझते हैं सेक्टर, कि सर्कल के अंदर सेक्टर क्या होता है। देखो ये यहाँ पे हमें बता रखा है, जब हमारी एक आर्क लगी होती है, ठीक है, इस टाइप से, और उसके साथ 2 रेडियस जा रही होती है, ऐसे 2 रेडियस भी बनी होती है, 2 रेडियस और आर्क। जब 2 रेडियस इस टाइप से बनी होती है
और एक आर्क होती है, तो ये तीनों मिलके जो है, सॉरी दोनों मिलके, रेडियस और आर्क मिलके क्या बनता है, सेक्टर बनता है। ये दो रेडियस होनी चाहिए, एक नहीं होनी चाहिए, दो रेडियस, वो भी इसी तरह से, चाहे वो इस साइड बनी हो, चाहे इस साइड, चाहे इस साइड, चाहे किसी भी साइड बनी हो, लेकिन बनी ऐसी होनी चाहिए, दो रेडियस और एक आर्क, तो हमारा सेक्टर बन जाता है। अब सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट वो होता है जब हमारी एक आर्क होती है और साथ में एक कोड होती है। जब सेगमेंट और कोड होगी तो क्या बनेगा हमारा, सॉरी जब आर्क और कोड होगी तो हमारा वो सेगमेंट बनेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, आर्क और कोड जब होगी तो सेगमेंट, दो रेडियस और आर्क होगी तो वो सेक्टर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 14.6 का भी बेसिक्स जो है उसको समझ लिया। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।